चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। अब ये इवेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, इवेंट्स होती हैं घटनाएं हमारे जीवन में घटने वाली। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में जो इवेंट्स होती हैं वो स्टॉक मार्केट के लिहाज से घटनाएं जो अच्छी या बुरी हो सकती हैं। अब बहुत सारी घटनाएं डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट में घटती हैं। जैसे मान लेते हैं एक डेटा रिलीज हुआ, तो स्टॉक मार्केट के लिए घटना है छोटी सी कि एक डेटा आया है जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। इसी तरह से कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो अच्छी या बुरी हो सकती हैं। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है, आरबीआई मीटिंग हो सकता है, आप देखते हैं मॉनसून है, इस तरह से बजट है, इस तरह से वॉर है, टेररिज्म अटैक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये घटनाएं हैं मार्केट के लिए, इनके इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि भाई कौन सी मेजर इवेंट्स होती हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ता है और इनको आप किस तरह से प्ले करेंगे जब ये इवेंट्स मार्केट में आपके लिए होंगी। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो मैं आपको 5 मेजर चीजें, 6 इनफैक्ट मेजर चीजों के बारे में बताऊंगा और इनके इंपैक्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहले है जो हमारी मेजर इवेंट है वो है इलेक्शन रिजल्ट। अब देखो, ये जो इलेक्शन रिजल्ट होता है ना, इसका बड़ा इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। दूसरा है आरबीआई मीटिंग, यानी सेंट्रल बैंक मीटिंग भी बोल सकते हो आप इसको। तीसरा है गवर्नमेंट बजट, जो अभी लकीली होने वाला है। आपको पता है 1 फरवरी को हमारा बजट है। इस बार इंटरिम बजट होगा क्योंकि वोट ऑन अकाउंट है। फाइनल बजट आएगा जुलाई में। चौथी इवेंट है मॉनसून, 5वीं इवेंट है वॉर और 6th इवेंट है ओपेक मीटिंग। तो ये जो 6 इवेंट्स हैं ये मेजर इवेंट्स हैं जिनको मैंने एनालाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है आपके लिए, और इनके मार्केट पे जो इम्पैक्ट होते हैं उनको हम कैसे समझेंगे वो मैं आज बताऊंगा आपको। तो देखिए, इलेक्शन रिजल्ट जो है ये हम नेशनल इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो एवरी 5 ईयर्स के बाद होते हैं। तो 5 साल में होने वाली जो घटनाएं हैं जब ये मार्केट पे होती हैं तो इनके बड़े इंपैक्ट होते हैं। आरबीआई मीटिंग क्वार्टरली होती है, हर क्वार्टर में आरबीआई मीटिंग करता है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट तय करता है। गवर्नमेंट बजट हर साल होने वाली घटनाएं हैं। मॉनसून हर साल होता है, आता है, एक इवेंट है मार्केट के लिए। वॉर अनएक्सपेक्टेड है और अनवांटेड है। ओपेक मीटिंग भी क्वार्टरली मीटिंग होती है जिसका रिजल्ट मार्केट पे देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले इन 6 के बाद हम एक जो सबसे पहली हमारी इवेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इलेक्शन रिजल्ट। अब देखिए, मैं नेशनल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले समझिएगा इलेक्शन रिजल्ट क्या है और इलेक्शन रिजल्ट का मार्केट पे इंपैक्ट क्या आता है। तो सबसे पहले इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे लिए वो इवेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जो एक इंटरवल के बाद आती है, और इंटरवल काफी बड़ा होता है जैसे इलेक्शन रिजल्ट। तो आप देखते हैं नेशनल इलेक्शन कितने साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है। तो 5 साल में होने वाली जो इवेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स बड़ी होंगी, उनके मार्केट पे इंपैक्ट भी ज्यादा होंगे। तो आप देखेंगे कि इलेक्शन रिजल्ट जब आता है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कि हमारे देश में कौन सी पार्टी जो मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और यही इवेंट जो है मार्केट में एक रिजल्ट के रूप में हमें बताई जाती है। यानी एक इलेक्शन होता है जिसमें हम देश की सरकार चुनते हैं, और वो देश की सरकार जो है अगर वो फॉर्म होती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके द्वारा देश चलाने का काम करती है। अब यहां पर ये इलेक्शन का रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन को एक लीडरशिप चाहिए होती है जो सरकार के रूप में हमारे देश में मिलती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार अगर मान के चलिए 270 सीटें या अभी हमें इलेक्शन में 272 सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी गवर्नमेंट, हमारे देश में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, राइट। अब आप सोचेंगे कि अगर 272 सीटों के साथ कांग्रेस आ जाती है तो क्या हमारा जो मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो मार्केट है ना, इसे मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, इसे मतलब है मेजॉरिटी से। ठीक है, से स्ट्रेंथ से मतलब है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 272 सीटों के साथ आ जाए तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, जब कोई भी गवर्नमेंट ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है 272 सीटों के साथ, तो यहां पर ना एक रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क, ये इलिमिनेट हो जाता है। अब एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में अगर एक सरकार अगले 5 साल तक चलेगी तो इसका मतलब है पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो गया। ये मार्केट सुनना चाहती है सबसे पहले तो। दूसरी चीज, अब यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तब होगी
जब इकोनॉमिक पॉलिसीज सही बनेंगी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी सही बनेंगी या नहीं बनेंगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये मेजॉरिटी के साथ आई है या कोलिजन गवर्नमेंट में आई है। अगर मिलीजुली सरकार बन जाती है तो इनको उन पार्टीज को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मिनिस्ट्रीज देनी पड़ेंगी, और वो जब मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी तो उसमें क्या होगा, ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे। जब खुद नहीं ले पाएंगे तो उसका मतलब है करप्शन होगा, क्योंकि सामने वाले ने बहुमत के लिए आपको क्या दिया, वोट दिया है, एंड अपना समर्थन अगर वो वापस ले लेगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सरकार को, और ऐसे हालातों में ना देश में ग्रोथ वाली पॉलिसीज डेवलप नहीं होती हैं, बल्कि करप्शन बढ़ जाता है। और जिस देश में करप्शन बढ़ जाएगा उस देश में विकास कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए हमें ना ये जो 272 सीटों का मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक सशक्त सरकार, एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होने का मतलब है कि वो पॉलिटिकल रिस्क को खत्म करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस करती है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो बिना करप्शन के बनाई जाती हैं। और यही कारण है कि भारत में 10 सालों तक जब हमारे पास पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार आई तो उसने अपनी पॉलिसीज बनाई बिना किसी करप्शन के। मैं ये नहीं बोलता करप्शन नहीं रहा होगा, पर मैं बोलता हूं कि जहां पे करप्शन पहले 30% था अब शायद 3% रहा है। तो इतना करप्शन तो हर कंट्री में पाया ही जाता है। तो यहां भी आप देखोगे कि जब पॉलिसीज अच्छी बनेंगी, मेजॉरिटी के साथ बनेंगी और पूरी तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे हमारे देश में उन पॉलिसीज को, तो हमारे देश में ग्रोथ देखी जाएगी। और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पूरी मेजॉरिटी के साथ आए ताकि वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाए। ठीक है, तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है कितनी मेजॉरिटी के साथ मार्केट में आती है। अब पहली चीज़ यहाँ पर ये समझ ली आपने। अब देखिए दो चीज़ें और। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना मार्केट में, वो दो तरह से देखा जाता है। तो एक तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का इम्पैक्ट आएगा और एक आएगा लॉन्ग टर्म में। अब मैं आपको ना केस स्टडी के थ्रू ये बता रहा हूं कि 2009 में क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहला हम पिछले 3 इलेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला इलेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो 2009 में हुआ था। एंड 2009 में जब ये इलेक्शन हुआ था तो हमारे पास जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे वो संन्यास ले चुके थे राजनीति से। एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जिनको इंटरनली बीजेपी में बहुत ज़्यादा इश्यूज झेलने पड़े। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सिचुएशन ये थी कि दोनों को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। रीजन बताता हूं। रीजन ये था कि उस समय का करंट सिनेरियो ये था कि जो लेमन ब्रदर था उसकी वजह से दुनिया में क्राइसिस आई और देश में, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चली गई थी तो कांग्रेस के अगेंस्ट में वोटर था। बट यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप वोट तो किसी दूसरी पार्टी को तब दोगे ना जब आपके पास ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर तो कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा। तो यहां पर ना कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, इस वजह से कांग्रेस का पलटा भारी हुआ। एंड यहां पर मार्केट में एक न्यूज चल रही थी कि किसी को भी जो गवर्नमेंट है वो समर्थन नहीं मिलेगा और ये दोबारा से इलेक्शन होगा। अब ये सिचुएशन तो इतिहास में पहली बार बननी थी अगर ऐसा होता तो। देखो, जब एक इलेक्शन होता है ना तो ऑफिशियली आंकड़े कहते हैं 30 से 40 हज़ार करोड़ का खर्चा होता है। ये ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं। अनऑफिशियली तो 1 लाख करोड़ का खर्चा होता है। अब जब री इलेक्शन में देश जाएगा तो देश के फंडामेंटल्स और वीक हो जाएंगे, क्योंकि 30,000 करोड़ में तो कोई पॉलिसी आप देश में लागू कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो मार्केट था ये सोच के परेशान हो रहा था कि अगर देश री इलेक्शन में जाएगा तो और फंडामेंटल्स वीक हो जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा निफ्टी का लेवल था यहाँ पर 2009 में वो था 3400 का निफ्टी उस समय हुआ करता था। अब इलेक्शन का रिजल्ट आया एंड जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हमने देखा कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को 206 सीटें मिल गई। अब यहां पर तो यूपीए ने सरकार बना ली 272 सीटों के साथ। तो मार्केट क्या सोच रहा था, री इलेक्शन होगा और यहां तो सरकार बन गई, कोलिजन गवर्नमेंट थी और भले ही, पर सरकार तो बन रही है ना। 272 का आंकड़ा इन्होंने जुटा लिया। अब मार्केट खुश हो गया तो मार्केट अपर सर्किट पे खुला एंड मार्केट कुछ ही दिनों में शॉर्ट टर्म में 3-4 दिन की बात कर रहा हूं, यहां से आ गया 4200 पे, यानी ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं 20% मार्केट बढ़ गया सिर्फ 4-5 दिन में। तो आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा पैसा इस समय पे बनाया होगा लोगों ने, क्योंकि इंडेक्स 20% बढ़ा है तो शेयर तो 50%, 60% भी बढ़े होंगे, और वो भी 3-4 दिन में। और ऑप्शन वालों के तो मजे आ गए होंगे। सोच के देखो, ऐसे टाइम पे ऑप्शन करो भाई, मैं मना नहीं करता, इवेंट
पे करो, स्ट्रेटेजी बना के करो, पैसा बनता है। ये शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट था। अब आप देखोगे कि जब हमारा दूसरा इलेक्शन हुआ, यही निफ्टी जो अभी 3400 का था, 2014 में इसका लेवल आ गया 5400 का। आप देख रहे हैं 2014 में यहां पर है मार्केट। तो आप देखेंगे जो 3400 का मार्केट है वो अगले 5 सालों में ऑलमोस्ट 80% ग्रो हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब 80% जब अगले 5 सालों में इंडेक्स बढ़ा, और ये उस समय की बात है जब लिक्विडिटी नहीं थी, हमारे देश में FIIs मार्केट को ड्राइव करते थे, चलाते थे। अब तो हमारे देश में रिटेलर ही बहुत बड़ा किंग है ना। अब बात आती है इसके बाद दूसरे इलेक्शन की, जो था 2014 का इलेक्शन। अब देखो 2014 के इलेक्शन में एक बात तो क्लियर है, सबको पता था कि गुजरात मॉडल को देश में लाया जा रहा है, और मोदी जी ने अपने आप को बहुत प्रूव किया कि भाई देखो मैं एक सक्षम नेता हूं, गुजरात में मैंने अच्छे से मैनेजमेंट दिखाया है, तो मैं देश को भी मैनेज कर सकता हूं। एंड वो एक ऐसा चेहरा था बीजेपी के लिए जो कि सब लाइक करते थे, और यहां पर सबको पता था कि जो बीजेपी है वो क्लियरली जीत जाएगी। पर इंदिरा गांधी के बाद ना, ये पहला इलेक्शन था जब कोई भी गवर्नमेंट ने पूरे मेजोरिटी के साथ अपने दम पर गवर्नमेंट फॉर्म की हो। तो यहां पर बीजेपी को जो सीटें मिली थी, बीजेपी को वो मिली थी 281। अब 281 तो 274 से ज़्यादा होती है। अब इनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इन्होंने मेजॉरिटी वाइज गवर्नमेंट बना ली। और यहाँ पर जो निफ्टी का लेवल था, इस सिचुएशन में जो निफ्टी का लेवल था, जैसे मैंने आपको बताया 5400 का निफ्टी था। और क्योंकि अब ये मार्केट डिस्काउंट कर ही चुका था, पर फिर भी शॉर्ट टर्म में जो मार्केट यहाँ से मूव करके गया वो था 6400, यानी 1000 पॉइंट्स की रैली। और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो अगेन तकरीबन 20% की रैली मार्केट में आई। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के बता रहा हूं आपको। एंड देन जब मार्केट में 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, अगर मैं यहां पर देखूं तो यही इंडेक्स जो 5400 का था, ये 2019 में हो गया बढ़ के 12000। तो आप ये देखिए कि 5500 का निफ्टी 12000 हो गया, अप्रोक्स 120% की ग्रोथ। तो यहां पर पैसा कितना बना होगा 5 साल में? अच्छा खासा पैसा बना होगा। अब बात आ जाती है 2019 की। तो 2019 में सबको पता था कि बीजेपी आने वाली है, और बीजेपी आई, पर अब भी किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी, और 303 सीटें बीजेपी को जो है मिल गई, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट बन गई। पर यहाँ पर ना माहौल कुछ अलग था। देखो जब 2019 का इलेक्शन हुआ ना, तो दुनिया में ना ट्रेड वॉर चल रही थी। अब ये ट्रेड वॉर के चलते ना मार्केट में ये जो इवेंट है नॉन इवेंट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पढ़ के जाते हो और तुमको पता है तुम बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे ना 90% मार्क्स आएंगे और 91% मार्क्स आ जाते हैं, तो तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी क्योंकि तुम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहां पर सबको पता था बीजेपी ही आ रही है, तो मार्केट में ये जो मेजर इवेंट थी, ये इसका इंपैक्ट कम हो गया क्योंकि सबको ही पता था वो आने वाली है। एंड दुनिया में जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर के चलते यहां पे ये नॉन इवेंट जैसा माहौल बना दिया। तो यहां पर निफ्टी जो था ना, वो 12000 पे था, और ये पहला समय था जब मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने पिछले 3 इलेक्शन में उस दिन निफ्टी को फ्लैट देखा। यानी निफ्टी ना 50 पॉइंट भी ऊपर गई, ना 50 पॉइंट भी नीचे गई, एकदम फ्लैट थी। एंड मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यार मूव ही नहीं हो रहा इतने बड़े इवेंट पे भी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने ये पहले से ही जान लिया था कि बीजेपी आने वाली है, और मार्केट उससे पहले गिर चुका था, और गिरने के बाद 1000 पॉइंट्स की रैली इलेक्शन से पहले ही आ गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि 12000 का जो निफ्टी था 2019 में, अब ये निफ्टी बढ़कर कितना हो गया आज आपके सामने मार्केट 22000 का है। तो अभी 2024 का जो इलेक्शन है यहाँ पे हमारे सर पे है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 का जो निफ्टी है 22 हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, 90% अप मूव। तो आप देखेंगे कि 5 साल में ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, इसका इंपैक्ट समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार मेजॉरिटी से आती है तो 5 साल में इंडेक्स का क्या हाल होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी डबल हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ भी डबल हुआ, और आने वाले 2029 में आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से डबल होगा, क्योंकि जो पिछले 10 सालों का काम है वो अब आने वाले 5 सालों में और बेहतरीन तरीके से होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं कि हम 22000 के निफ्टी को हम 50000 भी देख लें 2029 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोचो अगले 5 साल में कितना बड़ा पैसा आप बना सकते हो, समझ रहे हो। पर शॉर्ट टर्म में भी तो पैसा बन ही रहा है, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो होता है ना, वो एक मेजर इवेंट होती है, उसको आप कैश कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई मीटिंग की। अब देखो आरबीआई क्या है, देश का सेंट्रल बैंक,
देश का हाईएस्ट बैंक, जिसका काम होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, राइट। अब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी पॉलिसीज में चेंज करता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। किस तरह से करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आरबीआई का देखो दो काम है, मेजरली आरबीआई के दो काम है। पहला काम है आरबीआई का मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम है आरबीआई का। और दूसरा जो काम है ना, ग्रोथ को एंश्योर करना, ठीक है, ग्रोथ को एंश्योर करना भी किसका काम है, आरबीआई का काम है। अब दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे ग्रोथ नीचे आ जाएगी। तो आरबीआई का काम बड़ा मुश्किल है। तो आरबीआई इन दोनों चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली मैनेज करता है। अब ये जो मनी सप्लाई का कंट्रोल करने वाला काम है ना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है, और ये जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, ये भी सबसे बड़ा काम है। तो ये दोनों काम आरबीआई करता है। कैसे करता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आरबीआई जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ना, रेगुलेट करता है, वो अपने टूल से करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट टूल है ना उसके पास, उससे ना ये आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब यहां पर तीन चीजें समझने की जरूरत है आपको, कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट में जब चेंज करता है, यानी अपने टूल्स को यूज करेगा, तो कब करेगा। तो आरबीआई दो चीजों को देखता है, यानी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज करने के लिए आरबीआई को दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो इन्फ्लेशन का लेवल चेक करने की, और दूसरा जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसको भी देखता है आरबीआई। अब मान लो इन्फ्लेशन अगर ऊपर बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देगा। और अगर मान लो जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रही है तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। अब ये दोनों चीजें देखकर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को तो आपको पता है ना किस चीज से देखी जाती है, इन्फ्लेशन कैसे देखी जाती है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2009 के बाद आरबीआई CPI को कंसिडर करता है, पर देखा तो ये भी जाता है। और ग्रोथ को आप कैसे देखते हो, देश में IIP का फिगर और जीडीपी का जो फिगर होता है, ये आपको बताता है ग्रोथ के बारे में। तो इन सबको देखता है आरबीआई, राइट। अब इसके बाद आरबीआई क्या करेगा ना, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करेगा। कब करेगा, देखो आरबीआई का ना एक बेंचमार्क है इन्फ्लेशन का, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन बेंचमार्क। आरबीआई, आपको कैसे पता चलेगा कि कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा। हमेशा ध्यान रखना, आरबीआई का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है, जो है मान लेते हैं अभी 6%, ठीक है। अब जब तक महंगाई ना 6% के नीचे है, आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। पर अगर इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर चला गया तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज कर देगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, एक बात तो तय है, आपको और मेरे को आरबीआई गवर्नर साहब कभी नहीं बताने वाले वो क्या करने वाले हैं। ये तो बात तय है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, नहीं बताएंगे। आपको अपनी नॉलेज से कैसे पता चलेगा कि इस बार आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट में चेंज करने वाले हैं, तो वो ये बेंचमार्क बताएगा, आपकी नॉलेज बताएगी। लोग जो एंटिसिपेट करते हैं ना, क्यों करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी ना, इसी नॉलेज का यूज करते हैं। तो अब जब भी मान लेते हैं हमारे देश में इन्फ्लेशन हो गई इसके बियॉन्ड में, मान लेते हैं 6.5% हो गई, तो अब ये जो 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, ये आरबीआई कम करेगी, यानी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगी इंटरेस्ट रेट को, ताकि इन्फ्लेशन को मैच किया जा सके। कितना इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर 6% पे समझो कि इन्फ्लेशन है और आने वाले दिनों में वो घटने का अनुमान है, तो आरबीआई गवर्नर साहब इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग गई है इन्फ्लेशन, तो पक्की बात है इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाएगा। अब 5% के नीचे जब सस्टेन रहेगी ना हमारी इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, परफेक्ट। अब एक मुद्दे की बात कि भाई इंटरेस्ट रेट में कोई भी जब चेंज आता है, तो हमारे स्टॉक मार्केट के साथ ये किस तरह से हम इसे रीड करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इन दोनों का क्या एक तरह से आप बोल सकते हो क्या इनमें रिलेशन है, या किस वजह से किस तरह से ये डील करते हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें, तो यहां पर जब भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई होगा ना, तो स्टॉक मार्केट डाउन ही होगा। अब इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, वो मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। और जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है ना, तो स्टॉक मार्केट अप होता है। तो इसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये क्यों है वो समझ लीजिए। तो इसका एक साइकिल समझाता हूं आपको। देखो, बिजनेस करने के लिए हमें लोन की जरूरत होती है। अब लोन की दो सिचुएशन हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट लोन
जो लिया जाता है ना वो इंटरेस्ट रेट पे लिया जाता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना ये दो तरह से हो सकता है, एक हाई एक लो। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बिजनेस करना है और जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। अब ये जो लोन है किस सिनेरियो में लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट लो है या हाई? लो है ऑफ कोर्स। तो लो है तो आप इंटरेस्ट रेट लेंगे। अब लो इंटरेस्ट रेट लेकर आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और जब बिजनेस किया ना, जब आपने बिजनेस किया तो बिजनेस के बाद आपने एक काम किया, हायरिंग शुरू की, यानी लोगों को जॉब दी। हायरिंग से उनके पास सैलरी आएगी और जो सैलरी होगी उससे वो एक्सपेंस करेंगे, अपना खर्चा करेंगे, और एक्सपेंस करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी भी तो इसके साथ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरह से ना इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काम करता है। अब इसका उल्टा समझ लो कि अगर मान लो बिजनेस लोन जो है, जो बिजनेसेस हैं वो अगर लोन लेके एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो हायरिंग नहीं होगी, सैलरी नहीं मिलेगी, एक्सपेंशन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से मार्केट नीचे आ जाती है। आप देखो ये जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं ना, ये लिस्टेड कंपनियां भी तो हैं। अगर लिस्टेड कंपनियों की इनकम नहीं बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा भाई? लो इनकम पे स्टॉक मार्केट थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इंपैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट से। आ रही मेरी बात समझ में? सिंपल था ना। मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ में आ गया आपको? अब समझ में आया कि कैसे ये कोरिलेट होता है। यहां कोई डाउट है पूछ लो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।